नमस्कार, मैं हूँ संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं चाणक्य विचार मंच। चाणक्य विचार मंच पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं पुनः उमाशंकर शर्मा जी। हम बात करना चाहेंगे कि जो बच्चे गाँव में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में, वो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, वो ही पढ़ रहे हैं और एक बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कॉन्वेंट स्कूल को बंद कर दो। भाई जिसका मन है वो जहाँ पढ़ाए। और लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो गांव में बच्चा पढ़ रहा है उसका दोष क्या है कि वो उस लेवल की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए, ये तो इस विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आर्थिक असमानता हैं, जैसी हमाने हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी कि वो आर्थिक असमानता हैं, उसके कारण से ऐसा हो रहा है। तो ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति, शहरी परिवेश में रहने वाला व्यक्ति, दोनों के आर्थिक जो कहने का मतलब ये हम ये कहेंगे आर्थिक स्तर है, वो अलग है। उसका कारण एक बनता है। जी। तो भाई साहब, आर्थिक स्तर का इतनी बड़ी सजा कि उसको एक ये भी नहीं है कि वो जो बुक पढ़ रहा है, जो किताब पढ़ रहा है, वो किताबें तो सेम हो कम से कम। चलो आप उसको बिल्डिंग्स एक जैसी ना दे पाओ, शिक्षक एक जैसे ना दे पाओ, व्यवस्था एक जैसी ना दे पाओ, लेकिन उसको शिक्षा तो एक जैसी दे सकती है सरकार। हाँ, इसमें मैं कहूँगा कि सज़ा जो शब्द है, सज़ा थोड़ा-सा डिफरेंट वर्ड हो गया। सज़ा जैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि सभी को एक समान चीज़ें नहीं मिलती हैं जीवन में, अलग-अलग प्रकार की रहती हैं। हालाँकि आपने ठीक कहा कि समान शिक्षा अधिकार है हमारा, लेकिन उसको सज़ा जैसा शब्द कहना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। भाई साहब, सजा से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो दो बच्चे हैं, एक बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, उसके पास सुविधाएं हैं, वो सुविधाओं का लाभ ले रहा है। एक बच्चा प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है ना। तो उसके पास वो उतनी सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं के अभाव में वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। आज के संदर्भ में तो ये कहेंगे कि सुविधाओं के अभाव में ही पढ़ रहा है बच्चा। तो अगर उसको सिलेबस सेम मिल जाए, भले ही उस सुविधाओं के अभाव में मिले, लेकिन उसके ऊपर सिलेबस सेम मिल जाए, उस सेम सिलेबस से पढ़े हुए बच्चे जब एक साथ जब बड़े होंगे, आगे नौकरी पाएंगे, तो नौकरी में जब इंटरव्यू देने जाएंगे, तो वो जो प्राइमरी से पढ़ा हुआ बच्चा है, वो उसके पास कम से कम ये एक्सक्यूज नहीं हुआ कि ये इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, वो सिलेबस मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ, ये इस बिंदु पर तो मैं सहमत हूँ आपसे और जो आर्थिक मेरा फिर से यही कहना है कि ये तो कारण आर्थिक है। जो आर्थिक असमानता है इसके कारण से वैसा हो रहा है। अगर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति के पास भी आज अगर धन आ जाता है, तो मुझे लगता है वो उसका सबसे पहला अगर ठीक-ठाक धन आ जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि मैं सबसे पहले गाँव को छोड़ कर के वो शहर की ओर आएगा और शहर की ओर आकर के जो सुविधाएँ गाँव में नहीं मिलती हैं, वैसी सुविधाएँ प्राप्त करने का प्रयास करेगा धन आते ही। तो ये तो एक अलग विषय है हालाँकि असमानताएँ ये मैं सहमत हूँ इस बात से कि सिलेबस एक ही होना चाहिए, सिलेबस अलग-अलग नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं एक उदाहरण दूँगा जैसे महाभारत काल की बात करें, द्वापर युग की बात करें, तो भगवान कृष्ण एक राज परिवार से थे और राज परिवार से होते हुए भी वो सांदीपनि जी के आश्रम में पढ़ते थे और जिनको तथाकथित तौर पर कहा जाता है सुदामा जी को कि निर्धन थे या आर्थिक रूप से पिछड़े इस तरह के सुदामा जी थे और कृष्ण और सुदामा की दोनों की मित्रता थी। तो वो मित्रता होने का कारण क्या था? मित्रता होने का कारण तो यही था ना कि वो दोनों एक राज परिवार से आने वाला व्यक्ति और एक सामान्य से क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति, वो दोनों एक ही गुरुकुल में जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा, पद्धति जो है उसी प्रकार की होनी चाहिए, चाहे एक राजा का बेटा हो, चाहे किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा हो, चाहे कोई सामान्य किसान परिवार से आने वाला कोई बच्चा या बच्ची हो, तो उनको समान व्यवस्था ये देना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। तो देखो कितना सुंदर उदाहरण रहा आपका कि एक राजा का बेटा भी उसी विद्यालय में विद्या अध्ययन करेगा,
जिसमें कि सामान्य परिवार का भी है ना। तो ये जो आर्थिक रूप जो असमानताएं फैली हुई हैं, अगर शिक्षा अगर समान हो जाएगी तो बहुत बड़ा सरकार को सहयोग हो जाएगा कि जो आर्थिक रूप से असमानताएं फैली हुई हैं, अगर समान शिक्षा नीति अगर लागू हो जाए तो ये असमानताएं अपने आप कम हो जाएंगी। नहीं, केवल सरकार को फायदे वाली बात नहीं है, इससे देश को एक बड़ा लाभ होने वाला है। यानी अगर सभी क्षेत्रों से समान जो कहते हैं कि अधिकार मिलेंगे, समान शिक्षा मिलेगी और एक राजा का बेटा, एक पिछड़े हुए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति का बेटा, बेटी, वो जब एक ही स्थान पर एक ही परिवेश में पढ़ेंगे लिखेंगे, तो ये केवल सरकार के फायदे की बात नहीं है। ये मैं तो मानता हूँ कि अभी भी बहुत सारी जनसंख्या होगी जिसको एक सामान्य शिक्षा लेने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकारी शिक्षा लेने में भी ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी इस देश के अंदर में होंगे, जिनको सामान्य शिक्षा भी उपलब्ध नहीं होगी। या तो उपलब्ध नहीं होगी या अ, माता-पिता या उनके समाज के लोग दिलवा नहीं पा रहे होंगे। तो समान शिक्षा का अगर ऐसा स्तर हो जाता है तो वो केवल सरकार को फायदा नहीं होने वाला, सरकार को फायदा होने वाला है, जनमानस को फायदा होने वाला है, उसका लाभ जो है देश को मिलने वाला है अंतिम रूप से। तो उसका लाभ सबको मिलने वाला है, इस पूरे देश को लाभ मिलने वाला है, ये कहना है मेरा। नहीं, निश्चित तौर पर लाभ तो देश को ही मिलेगा, सबको मिलेगा, है ना। देश आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये तो ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस शिक्षा की पद्धति जो चल रही है, उसकी वजह से अगर हमारा ग्रामीण परिदृश्य का अगर बच्चा पीछे रह जाता है, क्योंकि जब वो पढ़ता है, पढ़ के जब ग्रेजुएट करता है या उससे भी आगे जो वो आगे बढ़ता है, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेता है, तो वो तो देखता नहीं है ना कौन किस बोर्ड से आया है। उसके लिए तो सारे सब एम्प्लॉय वो जो हैं बराबर हैं, तो अपने हिसाब से वो सबका इंटरव्यू लेता है, सबसे समान क्वेश्चन पूछता है। अब वहाँ पे तो वो बच्चे ने जो चीज़ पढ़ी ही नहीं है, जो कॉन्वेंट में पढ़ाई जाती है, तो वो तो रह गया ना पीछे। देखिए, अगर इसमें थोड़ा-सा पीछे जाऊँगा मैं, अगर आप पीछे जाओगे तो किसी मुझे उन कवि का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। अ, उन कवि ने कहा कि हे शिक्षा तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हेतु बनी। तो जब से हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल नौकरी करने का एक साधन मात्र रह गई है कि कोई डिग्री मिलेगी, कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, इस कारण से हमको नौकरी मिल जाएगी। तो शिक्षा आजकल की जो पीढ़ी है, आज जो शिक्षा पद्धति है, उसमें या माता-पिता जो बचपन से बात करते हैं, तो उसमें ये निकल कर के आता है, उसको बच्चे को शुरू से ट्रेंड किया जाता है कि आप अच्छे से ये कक्षा पास करो, आप अच्छे से स्कूल पास करो, आप अच्छे से कॉलेज पास करो और यूजी, पीजी अपना करो, तो उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा? तो वो बताया जाता है कि उसके बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी। जबकि अपने भारतवर्ष में अगर पीछे जाएँगे, तो शिक्षा नौकरी के लिए नहीं बनी थी। शिक्षा का तो मेरा ये मानना है शिक्षा का जो ग्रहण करने का जो हेतु है, वो व्यक्ति के ज्ञान को जागृत करने का है। व्यक्ति के विवेक को जागृत करने ताकि वो सोच समझ सके, निर्णय ले सके और अ, अलग-अलग प्रकार के परिवेश में जाकर के वो निर्णय लेने की क्षमता बढ़े, उसका विवेक जो कहते हैं ना कई बार उनमें किसी बहुत सारी योग्यताएँ जो कि कई प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उसमें कहते हैं कि भई क्या विवेक से कहते हैं ना कि कई बार शासनादेश में लिखा होता है या कानून में संविधान में भी कई जगह लिखा होगा कि स्वयं विवेक से इसका जो फलाना अधिकारी है वो अपने विवेक से इससे आगे निर्णय ले सकता है। तो वो जो विवेक है उस विवेक का जागरण करने का साधन शिक्षा है। वो केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं है। जब तक वो नौकरी प्राप्त करने का साधन रहेगा, तो ऐसा चलता रहेगा। इस शिक्षा को उस ओर ले जाने की आवश्यकता है, जो योग्यता को जागृत करे, जो विवेक को जागृत करे, ज्ञान को प्राप्त करे। तो उसकी आवश्यकता है, ना कि केवल नौकरी और ये नौकरी के आधार पर बोर्ड या कुछ सिलेबस बनाना और उसी की एक रटी-रटाई एक पुस्तक मान लो जैसे आपने कहा कि एक सिलेबस होना चाहिए। तो एक सिलेबस निर्धारित कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भई ये सिलेबस है, इसमें से
जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर दो, आप सबसे ज्ञानी व्यक्ति हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है। यदि एक कोई पुस्तक दे दी और उसमें से सारे प्रश्न किसी ने रट लिए या सारे प्रश्न हल कर लिए, और उसके बाद हम उनको ये नहीं कह सकते कि भाई ये सबसे ज्ञानी व्यक्ति हो गए क्योंकि उन्होंने 10 प्रश्न में से 10 प्रश्न का जवाब ठीक दिया है। तो वो साधन मात्र है। और हमको लगता है कि शिक्षा को उस ओर ले जाना चाहिए कि उस विवेक को जागृत करें और उसको अलग-अलग परिवेश में जाकर के उसको प्रैक्टिकल तौर पर वो जो है उसका परीक्षा हो, तो वो मुझे लगता है शिक्षा का माध्यम ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए आप और हम क्या कर सकते हैं? प्रयास, प्रयास कर सकते हैं। हम जैसे बातें कर रहे हैं, बातें कर सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के पास ये बातें जाएँगी और हमको और आपको क्यों सभी को करनी चाहिए। सभी बात करें, सभी एक रूप से प्रयास करें। जब चर्चा का विषय बनेगा, तो वो आगे जो लोग हैं उन तक पहुँचेगा और उन तक पहुँचेगा तो वो डिसीज़न इस विषय में लेंगे। सही कहा भाई साहब आपने। बड़ा अच्छा सुंदर प्रयास और अच्छा लगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि एक प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा, एक गरीब का बच्चा, वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा? देखिए, वो मेन स्ट्रीम में तो जो व्यवस्था है उसके माध्यम से ही आएगा। व्यवस्था को प्रयास करना पड़ेगा और हम सबको भी प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि अपने देश में लोकतंत्र है, संविधान है और लोकतंत्र और संविधान के माध्यम से हमको समान अधिकार हैं। बस उनको सही ट्रैक पर लाने की आवश्यकता है। हमको उस ओर चलने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल ये व्यवस्था बनने वाली है और देश के लिए बहुत काम आने वाली है। कोई भी स्कूल, कॉलेज बंद मत करो, क्योंकि वैसे भी जितना शिक्षा के लिए काम किए जाएँ उतने कम हैं। कोई भी संस्था बंद मत करो, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा किसी भी क्लास में, कक्षा में पढ़ रहा है, वो भले ही किसी प्रदेश में जाके बैठा हो, तो कम से कम अगर उससे ये क्वेश्चन पूछे कि भाई ये भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो बच्चा चाहे यूपी में बैठा हो, चाहे तमिलनाडु में बैठा हो, चाहे बिहार में बैठा हो, उसको ये पता होना चाहिए भारत की राजधानी कहाँ है। हाँ, मैं आपका संकेत समझ रहा हूँ कि समान शिक्षा की ओर ही आपका संकेत है और समान सिलेबस की ओर आपका संकेत है। तो उस पर हमने पहले ही बात की कि हमको एक साथ होकर के इस ओर चलना पड़ेगा, ये चर्चा का विषय बनेगा, तो सरकार ज़रूर इस ओर प्रयास करेगी और एक प्रयास हमको भी करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने हमें समय दिया। चाणक्य विचार मंच में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए और चाणक्य विचार मंच के दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। नमस्कार।